मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे वीडियो को आप लाइक कर रहे हैं। आज अभ्यास प्रश्न की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। आप क्लास 9th के लेसन 1 के 5वां वीडियो पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में आपको क्या करना है, बदलना है। तो आइए बदलते हैं। आप इन सवालों को हल करने के लिए के बराबर जो आप यूज करेंगे के बराबर 273 प्लस सी का यूज करेंगे। और ये जो के है ना, उसको हम लोग केल्विन कहते हैं। जो के है उसको केल्विन कहते हैं, जो सी है उसको हम लोग सेल्सियस कहते हैं। ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो आपके जो टेम्परेचर है ना केल्विन में दिया गया है, देख रहे हैं। जो तापमान है केल्विन में दिया गया है। एक दिया है 293 केल्विन, एक दिया है आपका 470 केल्विन। तो याद होगा आपका सी बराबर के माइनस 273, जहाँ के है तहाँ 293 माइनस 273 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा सी का। दूसरा आप यूज करेंगे सी बराबर के माइनस 273। तो फिर आप देख रहे हैं ना, अच्छा एक कैसे है, पक्षांतर कर देंगे। तो बस के का मान 470 दिया, 470 माइनस 273 और 470 में से 273 घटा देंगे तो 197 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको मालूम होना चाहिए, बता भी सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। और तब क्वेश्चन नंबर जो अगला आता है वो आपका कहता है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में बदलिए। अब तो इसके लिए भी यही सूत्र होगा, के बराबर 273 प्लस सी। आपको आप केल्विन में यानी के में आना चाहिए। सी में मान दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस है और एक 373 डिग्री सेल्सियस है। तो आपका जो सूत्र होता है ना के बराबर 273 प्लस सी या सी प्लस 273 बात हुई थी। तो आपके के कटा निकालना है। सी का मान 25 है और 273, 25 में 273 जोड़ देंगे तो 298 केल्विन आपका आ जाएगा। ये बात है। और बी में जो देख रहे हैं के बराबर सी प्लस 273, तो सी का मान है 373, आप जोड़ दीजिए 273 जोड़ेंगे तो 646 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। कहता है निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण लिखिए। माने ये क्या कारण है जो आपके प्रश्न है कि क्यों ऐसा हो जाता है। पहला कहता है नफ्थलीन को रहने देने पर वह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। कह रहा है नफ्थलीन को रहने देने पर वह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि नफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ होता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब आपने पढ़ा है कि जब ठोस को हम लोग गर्म करते हैं तो बिना द्रव में बदले, माने द्रव में नहीं बदलता है, सीधे गैस में बदल जाता है। यानी ठोस को गर्म किए बिना जब गर्म करते हैं तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, तो उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि नफ्थलीन को रखे रहने देने पर वह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि नफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ है और यह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बिना द्रव में बदले परिवर्तित हो जाता है, अतः कोई अवशेष नहीं बचता है। ठीक है ना। तो नफ्थलीन जो होता है ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, इसीलिए कोई ठोस कोई शेष पदार्थ नहीं छोड़ता। अब आइए बी के पास हम चलते हैं। बी कहता है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है। अब बात समझिए ज़रा। हमें इत्र का मतलब जानते ही होंगे कि जो माने इत्र वगैरह रहता है, तो हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो देखिए आप इसके आंसर में कह सकते हैं कि इत्र के कण वायु के कणों के साथ शीघ्रता से विषित होकर वायुमंडल में फैल जाते हैं। इसी कारण चारों ओर फैलने के कारण हमें कई मीटर दूर बैठे भी गंध पहुँच जाती है। यानी आपने क्या देखा, इत्र माने जो आपका होता है ना सेंट वगैरह, उससे जो गंध निकलता है हवा में फैल जाता है और हवा के द्वारा पूरे चारों ओर फैल जाता है, इसलिए हमें बहुत जल्दी ही बहुत दूर ही बैठे हम लोग इत्र का गंध प्राप्त हो जाता है। अच्छा चलिए एक और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मान सबसे कम किस में आकर्षण बल लगता है उसको लिखना है, उससे अधिक जो होगा उसको, सबसे अधिक जो होगा सबसे अंतिम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में कम वाला तब उससे अधिक वाला तो सबसे अधिक वाला लिखते हैं।
आपको आकर्षण बल की जब बात करते हैं तो इतनी आराम से आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। आपने पढ़ा है कि जो पदार्थ होते हैं इसके 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। गैस में आकर्षण बल सबसे कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। जो गैस है, गैस में आकर्षण बल बहुत क्या होता है? कम होता है, क्योंकि जो गैस के कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। द्रव में जो आकर्षण बल होता है थोड़ा सा गैस की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि थोड़े कम दूरी पर होता है। और ठोस में आकर्षण बल जो होता है ना सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसमें जो कण होता है बहुत पास पास होते हैं। तो देखिए ना, जल लिखा है, चीनी लिखा है, ऑक्सीजन। बढ़ते हुए क्रम में सब, देखिए चीन बताता है कि बड़ा है, बढ़ते हुए क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो सबसे अधिक जो अगर बात करते हैं किसमें आपका पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो सबसे कम अगर आकर्षण बल होता है तो ऑक्सीजन में, इससे अधिक द्रव जल में होता है, सबसे अधिक चीनी ठोस है इसमें। ठीक है। कहता है निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था बताना। जल के 3 भौतिक अवस्था होता है, एक ही जल के 3 भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। तो कहता है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था बताइए। 25 डिग्री पर पानी द्रव, माने 25 डिग्री पर बताना है, एक बार 0 डिग्री सेल्सियस पर, एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसमें ये आप कह सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी द्रव अवस्था में होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है द्रव अवस्था में होगा। बी आपका कहता है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ठोस अवस्था में होगा, क्योंकि पानी 0 डिग्री पर जम जाता है। समझ रहे हैं बात को? 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होगा ठोस अवस्था में होगा। कोई पूछता है क्यों होगा? क्योंकि जो पानी होता है जम जाता है। सी आप कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गैसीय अवस्था में होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी वाष्प अवस्था में बदल जाता है। ये बात भी आप बता सकते हैं। ठीक है। 6वां नंबर है पुष्टि हेतु कारण दे। ये आपका है जल कमरे के ताप पर द्रव है। जल ये है, जल कमरे के ताप पर द्रव है। और दूसरा भी लोहे के अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है, ये बता सकते। तो इसमें ये आपका है ना कि पानी कच्छ ताप पर द्रव होता है। जो पानी होता है कच्छ ताप पर द्रव होता है, क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यानी पानी कच्छ ताप पर द्रव होता है क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसे जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आकृति जैसा बन जाता है। तो अभी आप बता सकते हैं इसका निश्चित आयतन होता है। इसे फर्श पर डालने पर ढलान की ओर बहता है, अतः हम कह सकते हैं कि यह द्रव अवस्था में होता है। लोहे की अलमारी कठोर या असंपीड्य है, इसके आकार निश्चित है, इसीलिए यह ठोस अवस्था में है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के पास भी हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। 7 नंबर कहता है कि 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? बर्फ़ को ठंडा करेंगे और फिर जल को ठंडा करते हैं इसी तापमान पर, हमें शीतलता अधिक क्यों लगती है, इसके बारे में लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 273 केल्विन पर पानी के कणों की अपेक्षा जो बर्फ़ के कणों की ऊर्जा कम होती है, फलस्वरूप बर्फ़ वातावरण से अधिक ऊष्मा अवशोषित कर सकता है। यही कारण है कि समान ताप पर होते हुए भी बर्फ़ पानी की अपेक्षा अधिक ठंडा महसूस करता है। यानी जो बर्फ़ होता है वातावरण से अधिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। जैसे आप हैं, आपके पास अगर बर्फ़ रखा जाएगा तो बर्फ़ अधिक ऊष्मा को अवशोषित करेगा, तो आपके शरीर से ऊष्मा निकल के जा रहा है, तो शरीर का ऊष्मा कम हो रहा है तो आपको तो अधिक ठंडक महसूस होगा ना, यही बात होती है। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं। 8 नंबर है, कहता है कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जल की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? ठीक है ना, जलने का है, जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? तो यह भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए आप आंसर में कह सकते हैं कि 373 केल्विन पर वाष्प के कणों की ऊर्जा समान ताप पर पानी के कणों की ऊर्जा से अधिक होते हैं। ऐसे वाष्प के कणों द्वारा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा अवशोषित किए जाने के कारण होता है। अतः जब वाष्प त्वचा के संपर्क में आता है तो समान ताप पर उबलते पानी की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। फलतः 373 केल्विन पर वाष्प द्वारा समान ताप पर उबलते
उबलते पानी की अपेक्षा अधिक जलन पैदा होती है। अब आते हैं प्रश्न 9 के 5। कहता है निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित चित्र के लिए। तनी आपको चित्र पहले समझाते हैं, उसके बाद से समझिए। देखिए ये ठोस है, ये क्या कहता है, हमने गर्म किया, ये द्रव अवस्था में बना, तो ये क्या, फिर मैंने द्रव को ठंडा किया तो ठोस हुआ। तो बताना है कि ए के में क्या भरेंगे, डी को क्या भरेंगे। ऐसा ही नजर आता है कि ए को गलनांक कह देंगे, क्योंकि ठोस को गर्म करके हम लोग द्रव में बदल रहे हैं। डी को तो हिमांक कह देंगे, द्रव को ठंडा करके ठोस में। खैर अभी आपको बताएंगे। द्रव है, गर्म करते हैं गैस में, तो यहाँ पर आप चाहिए तो क्वथनांक कह दीजिए। गैस को ठंडा करते हैं तो सी भरना है। फिर आपने ठोस को गर्म किया, सीधे गैस में आ गया तो ई को ऊर्ध्वपातन लिख सकते हैं, और हमने गैस को ठंडा किया तो सीधे आपके ठोस में आएगा, तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है तो आप आराम से ए को आप गलनांक कह दीजिएगा, इसको हिमांक कह दीजिएगा, इसको क्वथनांक कह दीजिएगा, इसको संघनन कह दीजिएगा। ठीक है ना। और इसको देखिए ठंडा कर रहे हैं तो इसको संगलन कह दीजिएगा, और जो ई है उसको ऊर्ध्वपातन कह दीजिएगा, क्योंकि ठोस को आप गर्म करें तो सीधे गैस में ऊर्ध्वपातन। तो इस तरीके से ये हमारा जो शानदार अभ्यास था ख़त्म होता है। बाकी के जो वीडियो होंगे हम लोग नेक्स्ट अभ्यास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।